सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। भाई हम इसलिए हंस रहे हैं कि हमें लगा हमारा नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा और जाहिर है कि वैसे हमारे श्रोताओं की लिस्ट वाकई बहुत लंबी है नेहा, लेकिन हम लोग भी कहीं कहीं तो है ही। हाँ हाँ, श्रोता भी हैं, जी हम बातें भी श्रोता भी करते हैं हैं, आपसे। वक्ता भी हैं और कई बार हम बहुत सारी बातें जब उनसे सीखते हैं, क्योंकि वो अपने कमेंट्स के जरिए हमारे पास इतनी सारी बातें भेजते हैं, विषय से संबंधित बातें पहले से ही आ जाती हैं। बिल्कुल, तो ये बात है। उनको जानकर हमें कई बार विषय से और भी अलग बातों का भी पता चलता है। जी हाँ, उन बिंदुओं पर भी हमारा ध्यान चला जाता है, या यूं कहें कि हमें भी सीखने को मिलता है कि अरे ये बिंदु तो हमने सोचा ही नहीं था। जैसे कि आज विषय है कि विवाहित बेटा कितना अपना, तो जाहिर है कि आपके भी कुछ अनुभव होंगे और जो अनुभव हैं वो आप हमें लिखकर भेजेंगे, कुछ भेज भी चुके हैं, है ना। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं अकेलापन और एकांत, इसके बारे में क्या फर्क है। क्या फर्क है। सखी विशेष में हम शशि प्रभा शास्त्री के बारे में बात करेंगे, तो वहीं आज एक खास दिन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो यहाँ पर ये छोटा सा जो इन्होंने अंतराल जैसा लिया है, ये मतलब कुछ कुछ नेहा कहना चाह रही हैं। और भाई हम लोग यही कहना चाह रहे हैं दोस्तों आपसे कि आप मातृभाषा जाहिर है हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ जैसी है, हम बहुत प्यार करते हैं। वहीं केवल भाषा पर न रुककर अगर हम बोली की भी बात करें तो आज हमारी गुजारिश ये है कि आप अपनी बोली में या अपनी मातृभाषा में जिसमें आप बातचीत करते हैं उस जुबान में कुछ हमें लिखकर भेजें। कोई भी एक संदेश आप हमें लिखकर भेजें और साथ ही उसका अर्थ क्या होता है हिंदी में ये भी हमें बता दें। अच्छा, हिंदी में बता दें, लेकिन एक बात और है, अगर उर्दू में लिखकर भेज दिया तो लिपि कोशिश करिए आप देवनागरी में अगर आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, हम उसको शामिल भी कर लेंगे, अच्छे से पढ़ भी लेंगे और देखते हैं कि हम लोग कच्चा पक्का कितना पढ़ पाते हैं, है ना। तो रिपोर्ट कार्ड भी मिल जाएगा कार्यक्रम के अंत तक हमें आपसे, है ना। जैसे कि अगर हमारे गुजराती भाई बंधु लिखेंगे तो हो सकता है कह दें विविध भारती मारा हैया में बसे छे, इस तरीके से कोई आप लिखकर भेजिए, देखते हैं कि हम कितनी जो कोशिश करेंगे उसमें कितने सफल होते हैं। बस लिपि आप जो है वो देवनागरी रखिएगा ताकि हम उसे पढ़ सकें। जी, अब थोड़ा टोन वोन तो नहीं आ पाएगा भाई, है ना। जी। लेकिन ये जो बात आज हम करने जा रहे हैं शशि प्रभा शास्त्री की, लेखक कुछ ऐसे ही होते हैं ना। लेखक कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरीके से लोगों को चुनते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व को चुनते हैं और अपने जो नजरिया उनका होता है उसे समाज के सामने वो रखते हैं। बिल्कुल। और वैसे तो कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, या यूं कहें कि समाज में जो कुछ होता है, आसपास घटित होता है, उसी को हम अपनी कलम के माध्यम से फिर से नया रूप दे सकते हैं, कहना चाहिए, या हमारी क्या भावनाएं हैं और हमने उसको कैसे समझा उसको प्रकट करते हैं, है ना। बिल्कुल। और अगर हम बात करें साहित्य की, तो साहित्य में नारी चरित्र का उल्लेख, शायद हम ऐसा कह सकते हैं कि साहित्य के जब शुरुआती पन्ने लिखे जा रहे थे तभी से उसमें नारी का उल्लेख है। बिल्कुल। नारी के कई रूप, कई भावों को इसमें शामिल किया गया है और जिस तरह साल दर साल समाज में परिवर्तन आया है उसी तरह से समाज में नारियों का स्थान और उनकी भूमिका भी बदलती गई है। लेखकों की लेखनी ने नारी के इन रूपों को अपने पसंदीदा रूपों से में चुना और कागजों में ढाला। परंतु अगर हम आज के समय में देखें तो हर तरह की नारी मौजूद है समाज में, जहां घर की दहलीज के अंदर सकुची नारी भी है और फाइटर प्लेन उड़ाने वाली नारी भी है। बिल्कुल। तो इन विविधताओं की अगर हम बात करें और किसी एक लेखनी में से ढूंढना चाहें तो वो लेखनी उपन्यासकार शशि प्रभा शास्त्री की लेखनी होगी। जी हाँ, यानी कि हर पहलू को आपने उजागर किया है। आपका जन्म मेरठ में 6 अगस्त 1923 को हुआ और अपनी 76 साल की उम्र में कई उपन्यासों की रचना की और इनके विषय पृथक पृथक रहे, जैसा कि तुमने अभी बताया ही नेहा। लेकिन केंद्र जो है अधिकांशतः नारी ही रही। महिलाओं के विभिन्न रूपों को शास्त्री ने अपने उपन्यासों में बखूबी बयान किया। उनका पहला उपन्यास वीरान रास्ते और झरना हीन भावना से ग्रसित युवती के जीवन और उसमें आ सकने वाले सकारात्मक बदलावों की
सरल व्याख्या करता है, यानी कि बताता है कि किस तरह से एक कभी-कभी क्या अक्सर आ ही जाती है हीन भावना, और फिर किस तरह से बदलाव आते हैं, उसका पूरा चित्रण आपने किया है इसमें। बिल्कुल, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत उनका उपन्यास सीढ़ियाँ जो है उनकी उसकी शैली और कथ्य बेजोड़ उपन्यास का उदाहरण है। इसकी कहानी छोटी उम्र में वैधव्य झेल रही मनीषी की कहानी है, जो माता-पिता के सहयोग से चिकित्सक बन जाती है। लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां उसे यथार्थवादी तरीके से फैसला लेते दिखाकर शशि प्रभा शास्त्री ने ये संदेश दिया कि जीवन में सिर्फ भावुकता से ही हम जी नहीं सकते, बल्कि हमें यथार्थ भी उसमें शामिल करना जरूरी होता है। यानी कि कह सकते हैं कि सबक भी हमें मिलता है, और कहीं न कहीं कोई भी कहानी हो, उपन्यास हो, रचना हो, हमें सबक देती ही है। वहीं शशि प्रभा शास्त्री के उपन्यास परछाइयों के पीछे में ऐसी नारी को दर्शाया गया है जो पति के लाख बुरे व्यवहार को झेल कर भी घर में बने रहने की कोशिश करती है, और वो अपने बच्चों की खातिर सब झेलती है, लेकिन कानून का सहारा लेने जैसी बात भी उसके मन में नहीं आती। ऐसी कई महिलाएं समाज में आज भी मौजूद हैं, भले ही फाइटर प्लेन उड़ा लें, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को बचा कर चलना, संभाल कर चलना, बच्चों को सबको जोड़ कर चलने की जो भावना है, वो हमारे देश की पहचान भी है। बिल्कुल। और उनका बहुचर्चित उपन्यास है अमलतास, जो कि स्वतंत्रता पूर्व सामंती विलासिता में उत्पीड़ित नारियों की विवेचना करता है। शशि प्रभा उपन्यास की नायिका के माध्यम से बदलाव की बयार भी लाती हैं। वो जो नायिका है वो सुख वैभव सब त्याग देती है और निराश्रित व्यक्तियों की संस्था से जुड़कर उनकी सेवा में लग जाती है। वहीं नावें उपन्यास जो उनका है वो प्रेम त्रिकोण को दर्शाता है, तो कर्क रेखा उपन्यास में वो मध्यम वर्गीय अकेलेपन से जूझती स्त्री की कहानी कहती है। ये छोटे महायुद्ध, उम्र एक गलियारे की, खामोश होते सवाल क्योंकि, और हर दिन इतिहास, ये तमाम उपन्यास हैं जिसके माध्यम से शशि प्रभा जी ने स्त्री को बेड़ियां तोड़कर आगे आने और अपना महत्व समझने की प्रेरणा देने की इसमें इन्होंने कोशिश की है। बिल्कुल। और वहीं परसों के बाद में वो देश से पलायन कर रहे युवाओं की मनोव्यथा को उजागर करती हैं। मीनारे इस उपन्यास की बात करें तो शिक्षण संस्थान में जो मनमानी की अव्यवस्था हो रही है उस पर वो चोट करती हैं। तो देखा जाए तो उनकी लेखनी में अपना एक ऐसा उन्होंने मुकाम हासिल किया, और उन पर भी कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। उनके लेखन पर कई शोधार्थियों ने शोध भी किए हैं, और यही नहीं, वो जाने कितनी नारियों के लिए प्रेरणा स्रोत तो बनी है। देखो, कहानियां जब हम पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं नेहा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी जैसे कि अगर हम बात करें इनके उपन्यास परछाइयों के पीछे की, तो जैसे जिसमें कि बुरे व्यवहार के संग रहने की बात है, वहीं अगर हमारी किसी बहन की अगर ऐसी स्थिति है तो हो सकता है वो कानून का भी सहारा ले ले। तो हर आयाम दिखाने से इसका फर्क तो पड़ता ही है समाज में। शशि प्रभा शास्त्री एक आधुनिक संवेदनशील उपन्यासकार की श्रेणी में आती हैं। उनके उपन्यास भारतीय संस्कृति के मानक हैं, साथ ही वो स्त्रियों को असहाय न बताकर उन्हें एक सकारात्मक मार्ग भी देती हैं। अप्रैल 2020 में उन्होंने इस नश्वर संसार से विदा ली, लेकिन अपनी लेखनी के माध्यम से जाहिर है कि हम सबका जीवन पथ रोशन कर रही हैं। बिल्कुल। कुछ और ज़माना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, कुछ और ज़माना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। मैं बात माने कि मानूं या बात सुनूं अपनी दिल की, कुछ और ज़माना कहता है। दुनिया ने हमें बेरहमी से ठुकरा जो दिया, अच्छा ही किया, ठुकरा जो दिया, अच्छा ही किया। नादा हम समझे बैठे थे, नादा हम समझे बैठे थे, निभती है यहाँ दिल से दिल की, कुछ और ज़माना कहता है।
सच्चाई, वो रहमा करम के दिखलावे। कुछ कहते जुबां शर्माती है, कुछ कहते जुबां शर्माती है, पूछो ना जलन मेरे दिल की, कुछ और जमाना कहता है। गो बस्ती है इंसानों की, इंसानों मगर ढूंढे ना मिला, इंसान मगर ढूंढे ना मिला। पत्थर के बूटों से क्या कीजे, पत्थर के बूटों से क्या कीजे, फरियाद भला टूटे दिल की, कुछ और जमाना कहता है। क्या बात है। बिल्कुल, जमाना कुछ भी कहता रहे और हमें करना चाहिए अपने मन की, ऐसा ही तो ये गीत कह रहा है। लेकिन क्या हम अपने मन की सारी चीजें करते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल है, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं। हम तो यही सोचते हैं कि हम बिल्कुल अपने मन का कर ही नहीं पा रहे हैं और बस जो जमाना कह रहा है वही करते जा रहे हैं और अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा सभी को ऐसा लगता है। और खासकर जब हम अकेले बैठे होते हैं तो ये सारी चीजें सोच सोच कर खुद को परेशान करते हैं कि हमने तो ये काम नहीं किया, या हमने ये सारी चीजें जो करनी थी वो नहीं की, हमने कुछ हासिल नहीं किया। जो चीजें नहीं है उस पे हमारा जोर होता है, नकारात्मकता पर, और बैठ कर सोचते हैं इसके बारे में। ये बात बिल्कुल सही है। और खास तौर से नेहा ये भी होता है कि जब हम अकेले रहते हैं तो खास तौर से जब हम आकलन होने ही लगता है अपने आप, और फिर ये ही सारी चीजें आती हैं कि है ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये जो अकेलापन जब होता है, या यूं कहें एकांत में बैठते हैं, ये सब सोचने के लिए, हालांकि दोनों एक ही है, लेकिन जो अगर हम भाषा की बात से करें तो एकांत में और अकेलेपन में बहुत फर्क है ना? बिल्कुल। तो एकांत में जब हम बैठते हैं तो हम अपने उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं या हो चुकी हैं, या हमें जो थोड़ा सा वक्त भी अगर मिला है इस पूरे भाग दौड़ के बीच में, अगर 15 मिनट का भी समय मिला है, तो हम ये सोचते हैं कि उसमें कैसे हम सुकून हासिल कर सकते हैं, कैसे हम शांति से बैठकर, मान लीजिए एक कप चाय ही हम पी रहे हैं, या किसी को हम देख रहे हैं, कि कुछ किताब पढ़ रहे हैं, कुछ संगीत सुन रहे हैं, और शांति से हम बैठते हैं। तो मन को शांति देता है जब एकांत होता है। लेकिन हमारे श्रोता, हाँ मतलब बात तुम्हारी भी सही है, लेकिन हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। इन्होंने लिखा है कि अक्सर हम अकेलेपन और एकांत में अंतर नहीं कर पाते। अकेलेपन में लोगों में नकारात्मकता हावी होने लगती है, वो उदास महसूस करने लगते हैं, बल्कि कई तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और इसके विपरीत एकांत एक सकारात्मक अनुभव है। एकांत अपने आप में रहने के सुखद पल होते हैं। एकांत में हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपनी कल्पनाशीलता के घोड़े दौड़ाते हैं। जब किसी नई कृति का सृजन होता है तब भी एकांत की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और हमारे एक और साथी हैं, वो लिखते हैं कि अकेलापन हमारे सोचने समझने की ताकत को कमजोर करता है। अकेला रहना हमारी अक्लमंदी पर बुरा असर डालता है। बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता कम होती जाती है। तन्हा रहना, पार्टियों से दूरी बनाना, मित्रों से मिलने में आनाकानी करना, अगर खुद का फैसला है तो ये काफी फायदेमंद भी हो सकता है। यानी अगर वो एकांत में रहने के लिए आप कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है। जी, यानी कि अगर आपने उसे चुना है तो यानी कि आप एकांत में रहना चाहते हो, और जाहिर है जैसे हमारे साथी ने लिखा, कुछ कल्पनाशीलता को उड़ान देना चाहते हैं, कुछ सृजन करना चाहते हैं। ऐसे ही आया है विचार कि मेरे विचार से अकेलापन और एकांत दोनों अलग अलग होते हैं। एकांत में चिंतन और मानसिक शांति के लिए हर इंसान रहना पसंद करता है। अकेलेपन व्यक्ति प्रकृति के पास रहता है, नए नए विचार मन में आते हैं। अकेलापन हर व्यक्ति को तकलीफ देता है। इंसान तभी अपने को अकेलापन महसूस करता है जब कोई उसका साथ छोड़ देता है, परिवार दोस्त का साथ नहीं मिलता। यानी कि हमें मजबूरी में जो स्थिति अकेले कर देती है वो अकेलापन है, और जिसे हम चुनते हैं वो एकांत होता है ना। और कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हमें सभी ने अलग थलग कर दिया है, लोग हमसे बात नहीं करना चाहते। हम लोगों के बीच में जाते हैं, फिर हमें लगता है कि ये तो आपस में ही खुश हैं और हमें तो कोई बात ही नहीं कर रहा हमसे।
तो हम ये चाहते हैं कि सब हमारी बात या तो सुने या हमारे साथ वो मिलजुल कर बात करते रहे या सिर्फ हमसे ही बातें करे। अगर हमसे बात नहीं कर रहा इसका मतलब ये चाहते नहीं, ये अपनी जिंदगी में इतने खुश हैं कि नहीं हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है या हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि हम क्या चाहते हैं। तो हर इंसान चाहता है कि हमें लोग देखें, हमारे बारे में सोचें और ये देखें कि हम खुश हैं, नाखुश हैं। अगर नाखुश हैं तो क्यों नाखुश हैं, खुश हैं तब मत पूछो, लेकिन नाखुश हैं तो जरूर पूछ लो। बिल्कुल। तो और हम बताना भी नहीं चाहते कई बार लोगों से कि अगर हम इन्हें बताएंगे तो ये फिर आपस में बात करके हमारे बारे में बातें करेंगे, मजाक बनाएंगे। जी। तो एक तरह से हम खुद को बांधते जाते हैं कि हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, उनसे खुलकर अपनी बातें नहीं कहना चाहते या उनकी बातें सुनना भी नहीं चाहते। बिल्कुल। तो ये धीरे धीरे हमें अकेलेपन की ओर धकेलता है। इसीलिए तो देखो अकेलापन एक ऐसी भावना है जिसमें लोग बहुत तीव्रता से खालीपन और एकांत का अनुभव करते हैं और अजीब ख्याल आते हैं, जैसे आत्महत्या, शादी न करना, किसी भी तरह की खुशी न मनाना, सादगी जीवन को अपनाने को सोचते हैं और धीरे धीरे करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है और वाकई बहुत सही आपने लिखा है। और कई बार हम अलग अलग चीजों के बारे में सोचते हैं, जैसे हमारे एक और साथी ने लिखा है कि अकेलेपन से हम व्यथित और दुखी होते हैं, तो एकांत हम चाहते हैं जहां हम 2 पल सुकून के बिता सकें। इस अकेलेपन को महसूस करने की कई वजहें होती हैं, जैसे पारिवारिक परेशानी, सामाजिक समस्या, व्यक्तिगत उलझन, अपनों से दूर होना या उनकी उपेक्षा, भीड़ में स्वयं को अकेला पाना आदि। अतः स्थिति कैसी भी हो, खुश रहें। बच्चे भी नौकरी के कारण बाहर चले जाते हैं तो कभी कभी माता पिता भी अकेले रह जाते हैं, तो उन्हें अकेलापन लगता है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो बात तो वही है ना कि अकेलापन लगता जरूर है, लेकिन इन सब के पीछे नेहा अब इसको अगर हम दूर करना चाहते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अकेले हैं या हम अपने ये खुद चुना है, या स्थितियां हमारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, या हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। पहले तो खुद जो इसको महसूस कर रहा है तो वो पहले स्पष्ट हो जाए कि हमने एकांत चुना है या हम अकेले हो गए हैं, है ना। तो उसके बाद फिर उसका रास्ता समझ में आता है कि इसको कैसे दूर किया जाए, है ना। हम और किसी से अलग हो जाती, या तो हम अगर बैठे हैं, जब अकेले बैठे हैं तो हम उस समय उदास रहते हैं ज्यादा कि हम खुश रहते हैं, हमें खुशी महसूस होती है। ये बात अगर हम जान ले तो हमें पता चलेगा कि हम अकेलेपन में हैं या हम एकांत में हैं। बिल्कुल सही तुमने कहा। और अगर आपको जरा भी लगता है कि आप अकेलेपन में हैं, तो जैसे कि अक्सर होता है कि हम ऐसे मौके पर बहुत संकोच करते हैं अपने साथियों के पास। वैसे तो बिंदास चले जाते हैं अगर हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन जब जरूरत होती है तब हमें लगता है कि अच्छा अगले को लगेगा कि ये तो अपने काम से आए हैं। तो ऐसे मौके पर हम अक्सर संकोच करते जाते हैं और उस संकोच की, शर्म की गठरी में अपने आप को बांधते चले जाते हैं। तो ये देख लीजिए, एक बार उसको, उस बंधन को तोड़ दीजिए। और अकेलेपन से अगर आपको दूर रहना है तो आप, ऐसा नहीं कि आपको लोगों से मिलना जुलना तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी की भी संगत में आप पड़ गए और ऐसा हुआ कि आप खुद और अकेले होते जा रहे हैं। जी। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन है जिनसे आप खुलकर सही में बात कर सकते हैं और आपको बात करके भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। और जैसे कि हमने कहा ना कि दोस्तों से, हम ऐसे मौके पर परिवार के सदस्यों से भी, जैसे होता है ना कि आप वैसे तो किसी के यहाँ भी कभी भी गए, अपनी मस्ती से चाय पिया, चले आए, लेकिन अगर आपको आज आपके यहाँ गैस नहीं है तब आपको लगेगा अरे नहीं आज नहीं जा सकते क्योंकि आज हमें जरूरत है। तो वो एक बंधन जो अपने मन का है, आप ऐसा मत सोचिए। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सालों से मित्र से बात नहीं की है, लेकिन आज अगर आपको जरूरत है तो आप कर लीजिए। बिल्कुल। 1-2 बार अगर वो किसी वजह से नहीं भी होगा तो फिर बात करिए। और आप बता भी सकते हैं अगर आपके बहुत अच्छे मित्र या परिवार के सदस्य हैं कि हम ऐसे ऐसे हैं, मुझसे थोड़ी देर बात कर लो अगर तुम्हारे पास समय है तो, है ना। जी। तो बेहतर है, एक तरीके का इलाज है और इसको करें। और ये इलाज भी नहीं है, एक सामाजिक स्थिति है, उसको स्वीकार करें, अपनी मनःस्थिति को स्वीकार करें और बस कूद जाए दोस्तों के बीच में और अपने परिवार के बीच में, है ना। मन रे तू काहे ना धीर धरे, होने
समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई ना संग मरे मन रे, तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। तो मन ऐसा धीर धरेगा तो जाकर हमें एकांत का अनुभव होगा और एकांत में हम सुकून हासिल कर पाएंगे। जी। हमारे एक साथी लिख भी रहे हैं कि एकांत अपने आप से बात करना है, खुद से परिचय का समय होता है, एकांत तप है, साधना है, मन शांत रहता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया लिखा है। हालांकि इन्होंने अकेलेपन के बारे में भी लिखा है नेहा, लेकिन चूंकि हमें जिस रास्ते पर चलना है हम उसी के ऊपर अपनी निगाह रखें तो ज्यादा बेहतर है ना। और एकांत में शांति होती है, आनंद होता है, साथ में अपने विचार होते हैं, चिंतन मनन होता है। एकांत के मालिक हम खुद होते हैं, एकांत को हम जब चाहे समाप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि एकांत जो है हम कभी भी समाप्त कर सकते हैं। अकेलेपन को समाप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत करके उसके पीछे उसको समाप्त करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि वो अपने आप आ जाता है अकेलापन। तो वैसे ये जो बहुत अच्छी सी उम्दा सी बात थी हमारे साथी ने लिखकर भेजा था, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेजते हैं। नेहा, थोड़ा सा हम पिछले प्रोग्राम की बात करना जरूर यहाँ करना चाहेंगे कि हम लोगों ने करियर की बात की थी और हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात लिखकर भेजी थी कि अभिभावक की भूमिका पर विषय था हमारा। और हमारे एक साथी ने लिखा था कि जब ऐसा समय हो, बच्चे के करियर की बात हो, तो परिवार के सदस्यों को मिलकर बात करनी चाहिए, बच्चे से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहता है, उससे खुद पॉइंट्स लिखवाएं कि ये करियर क्यों चुनना चाहते हैं, इसके अच्छे बिंदु बताओ, क्यों चुनना चाहते हो, कारण बताओ। और उसके बाद उससे ये भी पूछें कि तुम्हारा अगर ये इसमें तुम सफल नहीं हुए तो तुम्हारा दूसरा प्लान क्या होगा, बी प्लान क्या होगा। ये तो बहुत जरूरी है कि हम अगर क्योंकि एक ही एक लक्ष्य बनाकर चलते हैं और बाद में अगर उसमें हम सफलता नहीं पाते हैं तो फिर बहुत दुखी हो जाते हैं और खुद को बहुत निराश हो जाते हैं, में चले जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर दो विषय हमारे पास हों कि अगर ठीक है, अगर ये नहीं होता तो हमारे पास ये रास्ता एक और होना चाहिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और माता पिता इस ओर अगर ध्यान देते हैं तो बच्चे के लिए भी अच्छा, बच्चा भी फिर इस ओर जाता है कि हाँ अगर ये नहीं हुआ तो हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। जी हाँ। एक विचार मन में उनके आ जाता है कि दो हमारे पास विकल्प हैं। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी थी, इसलिए आज हमने इसको साझा किया क्योंकि ये इतना अच्छा बिंदु था जिस पर हम लोगों ने गौर नहीं किया था और उस दिन हम इसको शामिल भी नहीं कर पाए थे। अब जब बात आती है कि विचार की बात होती है या हम सपने देखने की बात होती है तो हम जिस पैदा होते ही जो भाषा हमने सीखी होती है शायद उसी में सब कुछ करते हैं। तो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इसको स्वीकृति दी और इसका उद्देश्य यही है कि विश्व में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा मिले। दुनिया भर में विभिन्न मातृभाषाओं के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। और इसका एक कारण ये भी है कि पिछले कुछ सालों में 40 सालों में अगर हम देखें तो कई भाषाओं का लोप भी हो गया है क्योंकि हम उन्हें नहीं बोलते या हम उन्हें नहीं लिखते और अपनी मातृभाषा को धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो इसकी वजह से कई जगहों पे कई भाषाओं को अब हम पहचानते भी नहीं है या उनकी बोलचाल जो था पहले जितना ज्यादा हुआ करता तो बहुत कम रह गया और धीरे धीरे वो लुप्त हो रहे हैं। अगर भाषा हो तो भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जिन्हें हम वाकई मतलब अगर आज हम इस्तेमाल करें तो ऐसे हक्का बक्का मुंह देखते हैं कि अच्छा कुछ कुछ तो सुना हुआ लग रहा है लेकिन कुछ अजीब लग रहा है।
तो कुछ इस तरीके की बातें होती हैं। बिल्कुल, यहाँ तक कि हिंदी में भी कई ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, या कहते हैं वो क्लिष्ट हिंदी जो होती है या शुद्ध हिंदी जो होती है, शुद्ध हिंदी बहुत सी बातें अभी हम देखो यहाँ पर कर कहें कि गायब होता जा रहा है, तो ऐसे कहते थे कि अलोप हो गई है ना। अब अलोप शब्द हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, है ना। इस तरह से उसका भी लोप होता जा रहा है। तो इस तरह से जो ये सारी चीजें बनी रहे, हमारे आसपास जो मातृभाषा है हमारी, उसमें हम बातें करें, अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम सिखाएं ये भाषा, ताकि उसके पास थोड़ी जानकारी रहे, वो आगे लेकर जा सके, दूसरी पीढ़ी को सिखा सके। तो इससे मातृभाषा जो है हमारी बनी रहेगी। और विश्व भर में हजारों की संख्या में मातृभाषा है। भारत की बात करें तो तकरीबन 16,052 भाषाएं बोली जाती हैं, और हिंदी लोकप्रिय भाषाओं के में दूसरा स्थान रखती है अपना। जी, तो विश्व में, जी विश्व में रखती है। और कई ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है, जिनमें अगर हम नाम ले तो पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, मतलब जहाँ भी बहुत से देशों के नाम हैं जिनमें जाहिर है जहाँ हिंदी भाषी चले गए हैं वहाँ हिंदी बोली जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखो अभी हम लोगों ने जैसे कहा था, तो बड़ी अच्छी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। अब इन्होंने लिखा है मैथिली में। अच्छा। विविध भारती हमर बचपन के साथी एच। अब इन्होंने हिंदी में लिखा है विविध भारती मेरी बचपन में से साथी है। तो भाई ये तो समझ में आ रही है कि विविध भारती हमारे बचपन से साथी छे। तो बहुत ही अच्छी। तो वो एक मिठास होती है बोली में अपनी और अलग भाषा में, लेकिन देखिए इसमें तो फिर भी हमें थोड़ी बहुत समझ में आ गई है। बहुत सी भाषाएं ऐसी होती है जिसमें शायद हम थोड़ा बहुत समझ ना भी पाए, लेकिन हमारे जो साथी हैं वो साथ में लिख के भेज रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, तो वो हम सीख सकते हैं। वहीं हम ये भी बताना चाहेंगे कि दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलोनेशिया का द्वीप देश जो है फिजी, वहाँ की हिंदी आधिकारिक भाषा है वहाँ हिंदी। तो वहाँ पर हिंदी में काम हुआ करता है, क्योंकि जब ब्रिटिश शासन था तो उस वक्त गन्ने की खेती के लिए यहाँ से मजदूरों को ले जाया गया, और अब वो वहाँ बस चुके हैं, उनका परिवार है। तो इस तरह से जब वहाँ लोग रहने लगे तो ये जानकर हम आश्चर्य भी हो सकता है, जैसे आपने बोला मैथिली में हमारे साथी ने लिख दिया, और वहाँ पर अवध वाली जो हिंदी है, अवध में जो प्रयोग होती है अवधी, जी, तो उसका प्रयोग होता है वहाँ पर। मतलब यहाँ से हमारे भाई बंधु जो गए श्रम करने के लिए, वो अपने साथ साथ जाहिर है कि अपनी भाषा भी ले गए और उसका वहाँ प्रचार प्रसार हो गया। तो जाहिर है कि इस तरह से हम अपने मन की बात कहते हैं। हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है, हम उसको पढ़ेंगे ज़रूर। वैसे भी हम कहते हैं ना कि मातृभाषा का सम्मान करें, आने वाली पीढ़ी को इसको थाती के रूप में दें, और कोशिश करें कि जैसे हमने अभी अलोप शब्द कहा, हालांकि ये देखा जाए तो लुप्त प्राय से ही लोप इसी से बना है सब कुछ, लेकिन फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं कि अलोप हो गया, है ना। बहुत सी ऐसे शब्द हैं जो हम बचपन में इस्तेमाल करते हुए आए हैं, इस्तेमाल बोले अब उपयोग करते हुए आए हैं, तो उन्हें हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बहुत ही प्रचलित शब्द हैं जो हमारे आसपास हैं, तो हम उन्हें ही उपयोग में लाते हैं बार बार। और अगर हम दूसरा शब्द लाते हुए भी हम ये सोचते हैं कि क्या पता इसका अर्थ समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे समझ में भी आने लगेगा। तो रेणु बाईसा और नेहा बाईसा, इनके बारे में भी हमारे यहाँ से मतलब हमारे साथी ने संदेश लिखकर भेजा है। अब समझ गए होंगे आपकी ये संदेश कहाँ से आया है, लेकिन हम संदेश बाद में पढ़ेंगे नेहा। बिल्कुल, क्योंकि वक्त है एक अंतराल का। जी। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में, जहां रेणु बाईसा और नेहा बाईसा के लिए क्या कहा गया है हमारी एक श्रोता की तरफ से ये बताने वाली है। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम इसको बार बार पढ़ रहे हैं। रेणु बाईसा और नेहा बाईसा, न हमारा मोकला राम राम सा, आज तो बेटा ब्यावण बात कि तो आप लोग की तो बीणी तो
बहुत ही चोखी जानकारी मिलती। तो मैं तो इसका मतलब समझ गए कि हमें राम राम ये कह रहे हैं, और आज तो बेटा ब्याह के बाद कितना अपना और कितना बिनड़ी रो, मतलब कितना बीवी का है। बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो ऐसी अच्छी जानकारी हमें भी मिल गई, दूसरी भाषा में या कहें राजस्थानी में हमें मिल गई ये अच्छी सी एक। और राजस्थानी भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से बोली जाती है जी, और भी जगह से संदेशा आया है, हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन पहले हाँ हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो ये चित्रकारी तो हो गई है, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं में हमारे पास संदेश आ चुके हैं। हाँ ना, जिनमें से हम पढ़ने वाले हैं कुछ संदेश।
और एक संदेश आया है, उसमें कहा जा रहा है, रेणु जी, नेहा जी, आपने इजाती ठंडी री, सर्द गरम दोपहर में मारा राम राम सा, और सखी सहेली सुनन वाला सगला भाई बहना ने भी राम राम सा। राम राम सा। आज मातृभाषा दिवस री था, सगला ने खूब खूब बधाई। तो इन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं कि राजस्थान से है, उनकी मातृभाषा मारवाड़ी है और जन्म के बाद से वो इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, यही उनकी मातृभाषा है, इसी से वो संस्कार और व्यवहार पाते हैं और इससे जुड़कर अपनी धरोहर को आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने जो कहा है उसके वो तो हमने सभी ने समझ लिया होगा कि जाती हुई ठंडी के उन्होंने सबको राम राम कही है और आज की जो ये दिवस है उसके लिए सबको धन्यवाद कहा है और गुजराती हूँ। आज ના દિવસે મારી માતૃભાષામાં પૂરી વિવિધ ભારતી ટીમને આભાર કહેવા માંગુ છું, કેમ કે વિવિધ ભારતીએ હંમેશા મારો સાથ આપ્યો છે અને મને એકલાથી દૂર રાખે છે. Means today I want to say thank you to Vivid Bharati team in my language because Vivid Bharati was always there with me and keep me away from अकेलापन. तो अकेलेपन से दूर रखने की इनकी साथी बनी विविध भारती और इन्होंने दोनों मतलब विषय समेट लिया अपनी एक बात में. क्या बात है. यही भाषा की एक खूबसूरती होती है कि आप उसमें थोड़ी सी बात में बहुत सारी बात कह जाते हैं. और हमारे एक साथी ने और ये बात भेजी है, उन्होंने पहले कहा है कि उन्होंने मालवा भाषा में ये बात लिखी है, राजगढ़ के रहने वाले हैं. रेणुबेन, नेहाबेन, मारी ओर से आप सभी को राम राम. मारी विविध भारती को सोनवा वाला सभी श्रोताओं को हमारी ओर से राम राम. मैं तो रोटी खा रही हूँ और विविध भारती सुन रही हो. क्या बात है, क्या बात है. बहुत बहुत धन्यवाद. मालवा से आपने लिखा. और आंतरराष्ट्रीय मातृ दिवसाच्या आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. मराठी भाषा में इन्होंने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो उत्तराखंड से भी गढ़वाली में आया है संदेश. स्वागत है. आज मैं विजा खुश, आज मैं सखी सहेली अपरा नया रेडियो पर सुनू छो. मैं बचपन बेटी रेडियो सुनूं, मैं बहुत प्यार कर दूं रेडियो सन. आई लव यू विविध भारती. तो उन्होंने नया रेडियो है, उन्हें नया रेडियो मिला है और उस पर अपना ही संदेश सुनकर वो बड़े खुश हो गए होंगे. जाहिर है. और सबसे अच्छी बात है कि उनकी भाषा में लिखा हुआ है, उनकी बोली में लिखा हुआ है. तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने अपनी अपनी भाषा में अपने मन की बात कही हमसे. मन की बात कहने की बात जब आती है तो खुशी की बात जब आती है तो सबसे ज्यादा हम खुश हो जाते हैं जब घर में शादी होती है, नया सदस्य आता है. नहीं, वही कहीं कहीं बहुत खुशियां काफूर भी हो जाती हैं. हाँ, क्योंकि पराया हो जाता है बेटा, पता है. बिल्कुल. तो ये सारी बातें जो कि बेटा पराया हो गया. बेटी तो पराई होती है, बेटी को तो खुशी खुशी पराई किया जाता है, लेकिन बेटा जब बहू आती है तो अक्सर ये सोचा जाता है कि भाई हमारा बेटा हो गया पराया, अब वो हमारे हाथ से निकल चुका है और अब वो हमारी तो सुनेगा नहीं. और इस चक्कर में अगर वो सुन भी रहा हो तो हम मानकर चलते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ और है. अभी तो सुन लिया लेकिन देखना थोड़े दिन बाद बदलेगा. मतलब हम उसका इंतजार करते हैं. हम सामान्य जिंदगी और सीधी सादी जिंदगी पसंद ही शायद नहीं करते. कहीं ना कहीं हम उसमें कुछ कुछ ढूंढ लेते हैं कि अभी कुछ गड़बड़ होगा, जरूर देखना. अभी चल रहा है ना, देखो थोड़े दिन, कितना दिन, ज्यादा दिन थोड़ी चलेगा. नहीं नहीं भाई, तुम बदल जाओगे. तो वो शादी तय होते ही पता चल जाता है भाई अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है, अब तुम कहाँ हमारी सुनोगे. तो वो पहले से भूमिका बंधनी शुरू होती है वहां से कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, अब देखना तुम्हारी बीवी आएगी, फिर तुम उनकी सुनोगे, तो हमारी तो सुनने वाले हो नहीं. तो ये पहले से ही मन में सोचा जाता है. जी. तो भाई हम गुजारिश तो यही करेंगे कि ऐसी धारणा न बनाएं. और दूसरा एक बात और है कि पहली बात, जिसको हम परायापन कहते हैं, आप किन किन चीजों में तलाशते हैं उसको, अपनापन और परायापन. सिर्फ इस बात में हम तलाश लेते हैं कि अच्छा शाम को तो हमारे संग बैठा रहता था रात 10 बजे तक, आज कमरे में चला गया. अरे भाई आपने शादी ही इसीलिए की है ना. क्योंकि वो जो बातें जो उसको अपनी पत्नी से करनी है या कार्यालय के समय की बातें करनी है या हो सकता है कुछ और बातें उसको साझा करनी हो, तो जाहिर है कि वो अपने माता पिता के सामने नहीं कर सकता. तो वो अपने कमरे में जाएगा. और आपने दिया है वो कमरा, आप बहू लाए हैं, तो आप ये सोचिए ना कि ये समय जो है थोड़ा सा वो मिल बांट कर गुजारे और थोड़ा समय वो अपनी पत्नी को दे, थोड़ा आपके साथ बैठे. तो इस तरह से रखेंगे तो अच्छा रहेगा. और आमतौर पे हम उम्र होते हैं तो जैसे बहुत सी बातें ऐसी होती है जो बेटा अपने दोस्तों से करता है या बाहर वो अपने दोस्तों से आमतौर पे मिलता है या घर पर भी मिलता है, तो आप उसमें कोई आपत्ति नहीं रखते थे? जैसे कि अब सिनेमा की ही बात करनी है, किसी फिल्म की बात करनी है, या आजकल कुछ विश्व स्तर पर कोई ऐसी समस्या आ गई या कुछ ऐसी बात है जो एक उम्र के दौर पर है, या कंप्यूटर में कोई टेक्नोलॉजी नई आ गई, तो उसकी चर्चा जाहिर है कि वो अपने उम्र के बराबर जो उसकी पत्नी आई है उससे करेगा, है ना.
तो ये सारी बातें अगर हम समझे, वहीं अगर कुछ बदलाव आ रहे हैं उसमें, जैसे कि मान लीजिए वो पहले तो बैठे बैठे ऑर्डर करते थे, लेकिन अब वो आ गए हैं और बोल रहे हैं कि भाई बोतल में लाइए, हम पानी भर देते हैं। तो अब तो लगा कि बस हो गया गुलाम मेरा बेटा, तो हमारे लिए तो तुम भरते नहीं थे पानी, अब तुमने जाकर पानी भरना शुरू कर दिया। या अब तुम अपने गीले कपड़े खुद सुखा रहे हो, तौलिया तुम पटक देते थे, हम 1 घंटे बाद उठाते थे। बताओ। तो इस तरह की जो बातें, या अपना बाथरूम तुम खुद साफ कर रही है, तो बहुत बड़ी आफत होती है। हाँ ना। अरे तो हमसे कहते थे हम कर लेते, तुम्हारी पत्नी नहीं कर रही थी तो कोई बात नहीं। हाँ, तो ये सब चीजें, ये जो हम परायपन की परिभाषा है, या हम इन्हीं सब चीजों में अपनापन परायपन देखने लगते हैं नेहा, बिल्कुल, है ना। ये छोटी छोटी चीजें अगर बेटा हमारा करने लगता है तो हमें लगता है कि अरे बहुत बदल गया है, और बदल गया है तो मतलब बदला तो बदला, अब ये जो बदलाव आ रहा है वो सब सिर्फ हमें दूर करने के लिए आ रहा है। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, बल्कि खुश होना चाहिए कि जो आप बचपन से सोच रही थी कि हमारा बेटा ये करे, आज वो करने लगा, है ना। हाँ, तो ये जो अच्छे बदलाव आ रहे हैं उनकी तारीफ कीजिए। बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो उनकी जीवन साथी आई है वो उन्हें इस तरीके का एहसास करा रही है कि देखिए, आपकी मम्मी जो काम अकेले करती हैं, या जो घर की महिलाएं अकेले ये काम करती है, इसमें आप हाथ बटा सकते हैं। और अगर उनके अंदर वो जागरूकता आ रही तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका भी काम कम होने वाला है। तो सब मिलके काम कर रहे हैं। थोड़े दिन मायके तो जाएगी ना बहू। बिल्कुल, तो आप उस टाइम में भी नहीं, पर उस टाइम में ऐसा होता है कि फिर वो वापस पुराने वाले थोड़े दिन के जीवन दिया जाता है, तो उसको कि देखो हम तुमको घर बैठे बैठे तुमको सब काम करवा के दे रहे हैं। तुमको ऐसा नहीं होता, फिर तुम जाते थे करते थे। जी, तो ये सब चीजें जो हमने कहा ना कि हम किन किन चीजों में देखते हैं, या छोटा छोटा अपना काम वो करने लगा, या कहते हैं खुश रहने लगा। ये भी होता है, हम चेहरा पढ़ते हैं कि अच्छा पत्नी तुम्हारी जब बाहर गई हुई थी टूर पे तो बड़े दुखी थे तुम, अब जैसे ही आने वाली है तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो हम क्यों तलाशते हैं वो सारी चीजें जो गड़बड़ लगती हैं, या जो हमारे परिवार का माहौल बिगाड़ने वाली होती हैं, उनको न तलाशें। तो लेकिन हम अपना वो उस अपने दौर को भी याद कर सकते हैं कि अगर उनके पति उनके साथ इस तरह से व्यवहार करते थे तो उन्हें कैसा लगता था। तो अगर माई ये सोचें कि जब वो नई नई ब्याह कर आई थी तो उनके साथ किस तरह के व्यवहार उन्हें अच्छे लगते थे, या हो सकता है कि उनकी परिस्थिति या वो काल ऐसा था कि उस समय नहीं था, ये प्रचलित नहीं था, तो क्या आप उम्मीद करती थी या आपकी इच्छा थी कि उनके पति ऐसा करें? एक कहीं ना कहीं आशा थी कि सुबह की चाय वो लेकर आए हमारे लिए। तो अगर आप वो सपने देखती थी और आज आपका बेटा आपकी बहू के वो सपने, आपके सपने पूरे कर रहा है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं खुश होना चाहिए। दूसरा एक बात और है कि कहीं ना कहीं ये जो लगता है कि हमारा पराया हो रहा है बेटा, ये छोटी छोटी चीजों से हम क्यों सोचते हैं? आज जब आप खुद, चाहे वो माता हो या पिता हो, एक माता पिता हैं, अब अगर बेटे बहू आ गए हैं तो जाहिर है कि आप सास ससुर भी बन चुके हैं, कुछ दिन बाद आप दादी बाबा बनेंगे, हो सकता है कि आपके अभी सास ससुर जिंदा हो तो आप बेटा बहू भी हैं, तो और हमारे आस पड़ोस में लोग हैं तो हम अच्छे पड़ोसी भी हैं। तो इतने अगर हम व्यक्तित्व निभा सकते हैं तो हमारा बेटा क्यों नहीं निभा सकता? वो भी निभा सकता है, यानी कि एक पति भी रहेगा और वो आपका बेटा भी रहेगा। जी, तो वैसे भी अगर वो एक पति बन चुका है तो उसका अर्थ तो ये नहीं कि वो आपका बेटा अब नहीं रहा। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ एक रिश्ते का तो नहीं होता, वो हर रिश्ते का होता है। अगर बहू भी यहाँ आई है तो वो किसी की बेटी अभी भी है, जी हाँ। और वो आपकी बहू भी है तो वो ये फर्ज भी निभाती है, और वो अपने मायके की तरफ जो उनके फर्ज है वो भी निभाती है। अरे ये उसी तो तरह से बेटा भी वैसा काम कर सकता है। इससे तो एक फिल्म का बड़ा डायलॉग जबरदस्त याद आ रहा है, जी। कि वो लोग स्टेशन गए होते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि अमिताभ बच्चन इंतजार कर रहे होते हैं, बेटा आने वाला है, तो वो कुछ ऐसा होता है कि वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं दादा बनने वाला हूँ। पत्नी की तरफ कहते हैं ये दादी बनने वाली हैं, तुम चाचा बनने वाले हो, वो फला माँ बनने वाली है, वो पिता बनने वाला है। तो वो पूछता है कि 5-5 बच्चे होने वाले हैं क्या? तो यानी कि अगर इतने संबंध हैं तो उतने बच्चे होंगे तो ही वो संबंध निभा पाएगा। तो ये कुछ इसी तरीके की चीज है कि हम सोचते हैं कि क्या उतने होने जरूरी है, या एक व्यक्ति इतने संबंध निभा सकता है ना? हर व्यक्ति। अब इस पर अगर चर्चा करने जाएं तो हमारे बहुत से साथियों ने भी बहुत सारी बातें लिख भेजी हैं, तो हम ये बात करते हैं एक गीत के बाद। बिल्कुल। अपील और फिर देवर बने वकील, मुकदमा जीतेगा। भाभी करे अपील और फिर देवर बने वकील, मुकदमा जीतेगा।
अपील और फिर देवर बने वकील, मुकदमा जीतेगा। भाभी करे अपील और फिर देवर बने वकील, मुकदमा जीतेगा। मचा के गिट पिट का शोर वो ABCDEFGHIS नो, मचा के गिट पिट का शोर वो छुड़ा ही लेगा हर एक को, बहस करेगा वो जोर की। नो 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 मिलाड बेकसूर छोड़ दो, बहस करेगा वो जोर की। कहेगा जज ऑर्डर सुनो, ऑर्डर ऑर्डर। कहो मुसीबत से भाग जाए, नहीं करा ही दूंगी जेल। भाभी करे अपील और फिर देवर बने वकील, मुकदमा जीतेगा। भाभी करे अपील और फिर देवर बने वकील, मुकदमा जीतेगा। तो ये जो बात है, और बहू के आते ही कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि वो जो हमारे दूसरे बच्चे हैं वो सब उनकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं, उनसे ज्यादा बातें कर रहे हैं, हमें तो कोई पूछता नहीं है। भाभी के पीछे सब पागल हुए जा रहे हैं, सब उनसे बातें करते हैं, उन्हें सबको अच्छी वही लगती है। भाई देखो ऐसा होता है, कोई भी नया सदस्य आए, आप ये खुद सोचिए ना कि एक पड़ोस में कोई नया आ जाता है तो हम कैसे उचक उचक के देखते हैं और चाहते हैं कि हम कैसे कैसे जाके बातें करें। और फिर जब नई बहू घर में आती है तो फिर तो क्या बात है, गहने से लदी हुई, घूंघट के अंदर कभी रहती है, कभी घूंघट नहीं भी होता है, लेकिन चूंकि हमें समझ में आता है कि ये हमारे घर का सदस्य अब बन गई हैं और अब यहीं रहेंगी, तो हम उनके बारे में बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा भी रहती है। ये क्या खाती थी, कैसे खाती थी, इनके घर में कौन कौन है, कितना पढ़ी लिखी है, क्या करती हैं ये, इनकी क्या शौक है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे उनके शौक मिलते हैं, तो जो ननदे होती हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई किसी तरह से हम भी एक सहेली जैसी मिल गई घर पे, ऐसा लगता है अपना एक समूह बना लें, हमें चलो एक सहेली मिल गई। अच्छा वैसे भी अब क्या है, परिवार में बहुत ज्यादा सदस्य नहीं होते हैं, बहुत सारे भाई बहन नहीं होते हैं जी, तो देवर हो तो उसे भी बड़ा अच्छा लगता है, छोटी बहन हो भाई की तो उसे भी बड़ा अच्छा लगता है, या बहन हो, कोई भी मतलब होता है, तो उसका एक भी सदस्य का आना कहते हैं ना घर में एक खुशनुमा सा माहौल हो जाता है। तो उसको वही रहने देना चाहिए, हमें लगता है ना। तो कई बार ऐसा, वो सारी चीजें तो है, और साथ ही कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ पति पत्नी जिसे मिलकर सुलझाएं जी। तो घर में अगर कोई नया जोड़ा भी है और उसकी कोई परेशानियां है या आपस की कोई बात है वो जो तय करना चाह रहे हैं खुद से, तो उसमें भी हमें ये सोचकर चलना पड़ता है कि अगर हमारा बेटा ही है जिसने हर बात पर हमारी राय ली है, लेकिन अब क्योंकि उसके पास एक व्यक्ति है जो दोनों साझा जिंदगी जी रहे हैं, तो उनके लिए एक कोई भी बात तय करना है तो वो आपस में अगर कुछ बात तय करें जी। अगर हमसे सुझाव लेते हैं तो हम अपनी मन के अनुसार उन्हें सुझाव दें, लेकिन पहले उन्हें तय करने दें कोई भी चीज। तो एक छोटी सी दूरी बनानी पड़ती है, लेकिन वही है कि दूरी अगर हमने बना ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया या वो हमसे बिल्कुल दूर हो गए। इसी पे एक बात और, जैसे कि बात याद आती है कि ऐसे ही हुआ कि पहले जब शादी की सालगिरह पड़ी तो इत्तेफाक से पति भी साड़ी लेकर आए और सास भी लेकर आ गई बहू के लिए साड़ी, या सास ससुर दोनों मिलकर लाए। अब जाहिर है कि अब उसको बड़ी असमंजस की स्थिति थी, तो उसने शाम को जब गई तो पति की साड़ी पहन के पति के साथ गई जी। अब घर में कोई और सदस्य भी जैसे होता अक्सर थी, उन्होंने कहा देखा तुम्हारी साड़ी नहीं पहना उसने, तो समझदार थी माँ, उन्होंने कहा नहीं भाई अभी पति के साथ गई हैं तो पति की दी हुई साड़ी तो पहनेंगी, हमारी रख ली उसने सम्मान से, आज पहने चाहे कल पहने, आज कोई ऐसा खास तो नहीं है, दो साड़ी तो एक साथ नहीं पहन सकती, तो ये उसकी समझदारी है, उसने अभी पहना है फिर पहनेगी। तो ये समझदारी हमें अपनानी ही चाहिए। इन छोटी छोटी बातों से ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटा हमारा पराया हो गया, बहू बड़ी पराई है, दूसरे घर से आई है, वो हमें क्या समझेगी। तो कुछ इस तरीके की चीजें अगर हम नहीं छोड़ेंगे ना तो फिर हम अकेलेपन का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल। और हमारे एक साथी ने कुछ अलग तरह की बात लिखी है, उन्होंने कहा है कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। उनकी उम्र अभी 35 साल की है और वो इलेक्ट्रिशियन है, जिसके कारण घर आना जाना उनका लगा रहता है। उन्होंने देखा है कि आधे से अधिक विवाहित बेटे सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की या ससुराल वालों के लिए ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं
माँ बाप का जरा भी ख्याल नहीं रखते। जब किसी के बूढ़े माँ या पिताजी ये कहते हैं कि उनका बेटा उन्हें नहीं देखता, तो यकीन मानिए कलेजा फट जाता है। जाने कैसे लोग हो गए हैं संसार में। वहीं उन्होंने कहा कि भाई एक बात तो ज़रूर है कि विविध भारती जो लोग ध्यान से सुनते हैं वो ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि अच्छे संस्कार मिलते हैं उन्हें और वो अमूल्य हैं। तो ऐसा वो कह रहे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसा सोचा। संस्कार देने की तो बात हम क्या कहें, हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छी बात करें और जो चीज़ें समाज के लिए अच्छी हैं वो बातें करना और उनको पर अमल करना नेहा हम सबकी जिम्मेदारी है। एक कहते हैं ना कि स्वस्थ समाज का निर्माण जो है हम एक एक व्यक्ति मिलकर ही करता है, कहीं अलग से नहीं समाज बनता है। तो ये सारी चीजें अगर बनती रहेंगी, खुशनुमा माहौल रहेगा, तो जाहिर है कि हमारे आसपास का सभी जो वातावरण है वो अच्छा रहेगा। और एक समय के बाद हमें ऐसा लगता है कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उस वक्त भी माता पिता को आपस में जो उनका बहुत से ऐसे वक्त होता है जब वो अपने काम के चक्कर में या परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वो अब खुद को समय नहीं दे पाते हैं, अपने रिश्ते को समय नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो जब ये दूसरा पड़ाव है, दूसरा या तीसरा पड़ाव है कह सकते हैं, तो उस वक्त में वो अपना एक दूसरे को जीवन साथी के साथ वो वक्त बिता सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक बात और भी होती है कि हम उम्र से बातचीत का अपना एक अलग अंदाज होता है, बड़े बुजुर्गों से बात करने का अपना मजा होता है, ऐसे ही छोटे बच्चों से बात करने का भी अपना एक जरूरत होती है। तो कुछ कुल मिलाकर सबके लिए बराबर से समय सबको निकालना चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि यही समय हमें क्यों नहीं दिया, जब मौका मिले जिसको, जब तो एक दूसरे के साथ बैठे, परिवार है, परिवार के सदस्य हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए, जब बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तब खास तौर से किस डॉक्टर को दिखाना है, क्या नाम रखना है, किस विद्यालय में पढ़ाना है, कौन सी भाषा पर जाना है उसको पढ़ने के लिए, तो इन सारी चीजों के लिए भी आप ये मानकर चलें कि वो अब आपके बच्चे का बच्चा है ना, आपका बच्चा नहीं है ना। तो आपने अपनी एक जिम्मेदारियां आपने की हैं पूरी तरह से, इतने साल तक आपने उस जिम्मेदारी को कायम रखा और करते रहे उसके बारे में। तो अब ये दीजिए कि अब उन्हें जिम्मेदारी निभाने दीजिए, पिता की जिम्मेदारी। बल्कि खुश होना चाहिए कि भैया आप देखो बच्चे कैसे पलते हैं, है कि नहीं, तो उसको आप एंजॉय करिए। वैसे भाषा के बारे में हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा था कि बच्चों की जब बात आई तो इसलिए याद आ गया, इन्होंने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर बधाई। और जब माँ अपने बच्चे को अपनी भाषा से अवगत कराती है तो वो बच्चा जब उस भाषा को प्रथम बार सुनता है तो फिर उसी भाषा को बोलने भी लग जाता है और वो उसकी मातृभाषा हो जाती है। क्योंकि विज्ञान भी यही कहता है, जो बच्चा सुनेगा वही बोलेगा। वैसे मातृभाषा का एक महत्व और भी है, उस इंसान की पहचान, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी मातृभाषा से ही पहचाना जाता है। अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं सिंधी और सिंधी भाषा में ही बात करूंगा, उसी समाज में मेरी शादी भी होगी, सगाई भी इसीलिए होगी क्योंकि उसी भाषा में रहेंगे। जाहिर है कि पहले जो अंतर जातीय विवाह या अंतर विवाह नहीं होते थे वो इसीलिए नहीं होते थे, खान पान, बोल चाल, ये सारी चीजें आपको पारिवारिक लगे, आप ऐसे अकेलापन महसूस न करें। लेकिन अब इस तरह का होने लगा है तो एक ही परिवार में भी बहुत सारी विविधता आ गई कह सकते हैं, तो वो भी बच्चे के सीखने के लिए बहुत अच्छा होता है। परिवार के व्यक्ति भी एक दूसरे से अलग अलग भाषाएं सीख पाते हैं। तो सिंधी में अगर कहेंगे तो ये इन्होंने लिखा है कि मुंजी भाषा सिंधी आहे, मेरी भाषा सिंधी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं, बाया दोनों किया हो आज, सांस्कृतिक मातृभाषा दिवस री था, दोनों ने घनी घनी बधाई। बधाई। नमस्कार जी, गाना बाईसारा बिरा जयपुर जई जो जी, तारोरी चुनरी जी, और आपका स्वागत है जी। तो उन्होंने गाना लिख भेजा है। बाईसारा बीरा जयपुर जइया जी, तारोरी चुनरी जी, तो वो अपने तारों की चुनरी लाने की बात कही गई है इस गीत में, ऐसा कह रहे हैं। तो गीत सुना दोगी तुम? बिल्कुल। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया, हे रामा
बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। जियो जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या, रामा उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। ओहो पिंजरे वाली मुनिया, रउआ सब इनके बहुत बहुत स्वागत बा सखी सहेली में। और इन्होंने लिखा है, सखी रेणु जी नेहा जी आज बड़ी निमन गप हो रहल बा, बहुत नीक लाग रहल बा। धन्यवाद। तो भैया निमन गप तो हो गई, क्योंकि अब समय भी कह रहा है कि भाई बहुत गप्पे हो गई, आप समय अपने घर जाओ। हाँ अब समय खत्म होत बा। तो सब सखियन के नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का राम राम। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।